हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। जो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पोस्ट करने की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज में आज के क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। आई होप आप सभी ने इन्हें ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज से रिलेटेड है, इसे हम देख लेते हैं। द ओनर ऑफ अ गिफ्ट शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 44% मोर देन द कोस्ट प्राइस। यानी कि कोस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा पर ये सेल कर रहा है। यानी कि अगर मेरा कोस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 144 हो गया है। इफ़ अ कस्टमर पेड ₹648 फॉर वन वॉलेट के लिए एक कस्टमर ₹648 पे कर रहा है, देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द वॉलेट। तो वॉलेट के लिए कॉस्ट क्या है? तो जो कस्टमर पे कर रहा है ये क्या है? ये इसका सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस 648 हो जाता है, अब एक इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कि अगर मेरा कोस्ट प्राइस मैं मान लूँ 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 144 है, क्योंकि 44% ज़्यादा पर सेल कर रहा है ये। अब अगर मेरा सेलिंग प्राइस 144 है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 648 है, जो कि ये मैंने अज्यूम किया और ये मुझे पता है, तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ 148 किसके इक्वल है? 648 के इक्वल है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 648 किसकी वैल्यू है? 144 की वैल्यू है। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100 की। राइट, आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से सुनिए। ये कह रहा है कि 648 रुपीज़ उसने पे किए और मैंने देखा कि अगर वो 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होता तो वो कितना पे करता? 144 रुपीज़ पे करता, क्योंकि 44% ज़्यादा पर सेल कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि 144 की वैल्यू क्या है? 648 है। अगर 144 की वैल्यू 648 है तो 100 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और उससे क्या आ जाएगी? मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो मैं इसे कट कर देती हूँ। मैंने इसे 12 से कट किया, तो मेरा आंसर आ गया है 450, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है, वो करेक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन्स वॉज 42 ईयर्स। 4 लोगों की एवरेज एज बताई है इसने, 42 ईयर्स है 10 ईयर्स बैक, यानी कि 10 साल पहले की एवरेज एज है आज की डेट से। देन ये कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज एज आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद में इनकी एवरेज एज कितनी होगी? अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया, मैं बता सकती हूँ कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि सबसे पहले इसकी टोटल एज निकाली होगी कि 4 पर्सन्स को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। राइट, तो फिर उसके बाद में उसमें 10 ईयर्स का ऐड किया होगा, तो 10 इंटू 40 कर दिया, 10 इंटू 4 करके 40 निकाल लिया होगा। फिर उसमें ऐड करा होगा, फिर से 7 ईयर्स की एज निकाली होगी, वो ऐड करी होगी और फिर डिवाइड किया होगा। तो आपने इतना लेंदी प्रोसेस अगर इसके लिए यूज़ किया है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा प्रोसेस जिसके लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या है वो? देख लीजिए, आपको क्वेश्चन के अंदर 4 पर्सन्स की ही बारे में बात की गई है। 4 पर्सन्स की एवरेज एज गिवन है और 4 ही पर्सन की एवरेज एज इसने पूछी है यहाँ पर 7 साल बाद के लिए। राइट, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी वही गिवन है और आंसर भी उसी वैल्यू के अंदर देना है, तो आपको टोटल फाइंड आउट करना ही क्यों है? क्या करेंगे आप? 4 पर्सन्स की एवरेज एज कितनी है? 42 है। अगर 4 पर्सन्स की एवरेज एज 42 होती है, तो इसने बोला है कि ये जो 42 एवरेज एज है ये कितने टाइम पहले की है? ये 10 ईयर्स पहले की एवरेज एज है। यानी कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एट प्रेजेंट की एवरेज एज आ जाएगी। अब ये क्या है? ये 52 4 लोगों के लिए आज की प्रेजेंट की एवरेज एज है। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर प्रेजेंट की एवरेज एज 4 लोगों की 52 है, तो 7 ईयर्स बाद इनकी एज में कितना ऐड होगा? 7 ही तो ऐड होगा, 7 साल ही तो ऐड होंगे। जैसे ही मैंने 7 ऐड किया, मेरे पास आंसर आ गया 59 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 अगेन करेक्ट हो जाता है मेरा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमें कोड गिवन है सर्टेन वर्ड्स के लिए, और उन कोड्स के लिए यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट है कि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पर
एक वर्ड गिवन था, उसके लिए कोड गिवन था और उस कोड को रिलेट करके हमें हमारे वर्ड के लिए कोड लिखना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स गिवन हैं, राइट, बीमिंग और क्लियर, इन दोनों के लिए हमें कोड गिवन है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों के अंदर इम्प्लीमेंट होता हो, देन हमें ट्रायल के लिए कोड फाइंड आउट करना है, यानी ट्रायल के लिए कोड लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों के अंदर ऐसा कौन सा रिलेशन है। तो मुझे यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया कि B से B, यानी कि यहाँ पर 0 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर +1 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे +2 हो गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से 0 हो गया है, चलो ठीक है। अब ये 9 होता है, H8 होता है, -1 हो गया है, ये क्या होता है 14 होता है, ये 15 होता है, तो ये भी -1 हो गया है, ये क्या होता है 7 होता है और J 10 होता है, तो ये हो गया मेरा +3, ठीक है, ये प्लस हुए हैं, ये माइनस हो गया था और ये वाला मेरा प्लस हो गया था, ये दोनों प्लस हो गए, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, +1 +2 -1 1 3, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाली सीरीज़ तो नहीं है, मुझे ये पता चल गया है, ठीक है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि रिवर्स है क्या, तो G से B का भी कोई रिलेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था एक तरीका कि जब इस तरीके की सीरीज़ होती है और आपको 1 to 1 नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या कर लेना है, आपको सीरीज़ को जस्ट हाफ़ कर देना है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में जो लेटर्स थे वो हाफ़ नहीं हो सकते, तो मैंने इस तरीके से इसे हाफ़ कर दिया है, राइट। क्या अब आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है इसमें? A B B C E F, यानी कि इन सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +0, यहाँ पे अगेन I और J +1, G और +1, N और O +1, राइट। ठीक इसी तरीके से मुझे देखना है कि इसमें भी क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मुझे नज़र आया बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, L के बाद M, C के बाद D, R के बाद S और A के बाद B, यानी कि मुझे पता चल गया है कि मेरे ट्रायल के लिए कोड क्या होने वाला है, TRAIL। तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही करूँगी, A के बाद A ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए, R के बाद S, T के बाद U, I के बाद में J, L के बाद में M, तो S U A M और J, मेरा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ही पास दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ऑप्शन को सिलेक्ट करते टाइम भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने क्या कैलकुलेट किया और क्या ऑप्शन आपने करेक्ट किया है। तो आई होप आज का आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।